नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को क्वेश्चन नंबर 151 टू 200 देखेंगे। दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने 150 नंबर तक देखा था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, इतने सारे तो आएंगे नहीं। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहे। यदि थ्योरी आप पढ़े होते हैं और एमसीक्यू करते हैं तो आपसे हो जाता। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस बेस्ड है और जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए वे सारे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपको ज्यादा दिखे। लेकिन आपको ये हम बता दें दोस्तों कि यदि आप इतने सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको इस पीडीएफ से बाहर आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस पीडीएफ में बहुत ही अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को मेंशन किया जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, जो आपके सिलेबस बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को। तो इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम है, और यदि आए भी तो बस आपका जीएस चेक करने के लिए आ सकता है। बाकी जो आपके सिलेबस से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने टॉपिक है, उन सारी चीजों को हमने कवर किया। जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए सारी चीजों के कवर किया है। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल को वहां पा सकते हैं। और दोस्तों आप इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ अकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको वीएससी पेपर के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स के भी कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यूज और गेस्ट पेपर मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आगे का क्वेश्चन है आपका 151, जो कि है द मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर हु रोट द आर्यभट्ट एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज। दोस्तों आर्यभट्ट के लिखने वाले गणितज्ञ, खगोल शास्त्री जिन्होंने इस अवधि के दौरान खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वे कौन थे? द मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर हु रोट द आर्यभट्ट एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज। ये थे दोस्तों आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, द इन्वेंशन ऑफ द डेसिमल नंबरल सिस्टम इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इज एट्रीब्यूटेड टू। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगुप्त। 152 क्या बोलता है? द इन्वेंशन ऑफ द डेसिमल नंबरल सिस्टम इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इज एट्रीब्यूटेड टू। दशमलव संख्यात्मक प्रणाली के आविष्कार और शून्य की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है दोस्तों ब्रह्मगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 153, the Indian mathematician who provided solution to quadratic equation and contributed to the understanding of positive and negative numbers was। दोस्तों वह भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने द्विघात समीकरणों के समाधान दिए और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की समझ में योगदान दिया, वे कौन थे? तो दोस्तों ये थे हमारे आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों इसके प्रीवियस के वीडियो तक हमने हिंदी में डिस्कस कर रहा था, तो काफी सारे बोले नहीं सर आप इंग्लिश में बताइए, तो इसलिए हमने इसे इंग्लिश में तैयार किया और आपके लिए लाए हैं। दोस्तों आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी तैयारी कर सकते हैं, दोनों का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। क्वेश्चन 153 क्या था? द इंडियन मैथमेटिशियन हु प्रोवाइडेड सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स वाज। मतलब कि दोस्तों वह भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने द्विघात समीकरणों के समाधान दिए और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की समझ में योगदान दिया, वे कौन थे? ये थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट है 154, द चोल सॉरी The Chola Empire, known for its naval power and overseas trade, reached its zenith under the rule of which emperor? दोस्तों चोल साम्राज्य जो अपनी नैसैनिक शक्ति और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, अपने चरम पर किस शासक के शासनकाल में पहुंचा? वही है द चोला एम्पायर, नॉन फॉर इट्स नेवल पावर एंड ओवरसीज ट्रेड, रिच्ड इट्स जेनियत अंडर द रूल ऑफ विच एम्पायर। चोल साम्राज्य जो अपनी
नौसैनिक शक्ति और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, अपने चरम पर किस शासक के शासनकाल में पहुंचा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है आपका राजेंद्र चोला, ऑप्शन नंबर बी है आपका राजा राजा चोला, और थ्री है आपका परंटका चोला, और ऑप्शन नंबर डी है आपका आदित्य चोला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र चोला। 154 है आपका, देख लेते हैं हम लोग। द द प्रतिहारा डायनेस्टी नॉन फॉर इट्स कंट्रोल ओवर नॉर्थर्न इंडिया हैड इट्स कैपिटल एट। दोस्तों प्रतिष्ठान वंश जो उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए जाना जाता था, इसकी राजधानी कहाँ थी? ये था इसका कनौज। द प्रतिहारा डायनेस्टी मतलब कि प्रतिष्ठान वंश जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, प्रतिष्ठान वंश नॉन फॉर इट्स कंट्रोल ओवर नॉर्थर्न इंडिया हैड इट्स कैपिटल एट। प्रतिवान जो उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए जाना जाता था, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसका राजधानी था दोस्तों कनौज। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 156 है, द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स नाउन एज ब्रह्मदेव वाज अ फीचर्स ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ। दोस्तों ब्रह्मदेव नामक ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रणाली किस शासनकाल की विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। 157 है आपका, द प्रैक्टिस ऑफ डेडिकेटिंग टेम्पल्स टू द पैट्रन deity of a ruling dynasty was known as। राजवंशीय शासकों के संरक्षण देवता को समर्पित मंदिरों को बनाने की प्रथा किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी देवराजा कल्ट के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है आपका, द टर्म राजपूत रिफर्स टू। राजपूत शब्द किसे संदर्भित करता है? तो ये दोस्तों वॉरियर कम्युनिटीज इन मिडिवल इंडिया को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है आपका, द एंशिएंट ट्रेड रूट दैट कनेक्टेड इंडिया विद सेंट्रल एशिया एंड द मेडिटेरियन रीजन एंड फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंज इज नाउन एज द। दोस्तों ये है आपका वह प्राचीन व्यापार मार्ग, द एंशिएंट ट्रेड रूट दैट कनेक्टेड इंडिया विद सेंट्रल एशिया एंड द मेडिटेरियन रीजन दैट हैड एंड फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंज इज नाउन एज द। दोस्तों वह प्राचीन व्यापार मार्ग जिसने भारत को मध्य एशिया और भूमध्य सागर क्षेत्र से जोड़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, वह कौन सा था? तो ये था दोस्तों सिल्क रोड। सिल्क रोड। 60 नंबर है, विच साउथ इंडियन किंगडम प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना ड्यूरिंग दिस पीरियड। दोस्तों कौन सा दक्षिण भारत राज्य दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था? तो यह था दोस्तों चोला। विच साउथ इंडियन किंगडम प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि दोस्तों कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी? तो यह था चोला, ऑप्शन नंबर ये। 161 है, हु कंपोज द निषिद्धाज चरिता एन एपिक पोएम इन संस्कृत दैट नरेट्स द स्टोरी ऑफ नाला एंड दमयंती ड्यूरिंग दिस पीरियड। दोस्तों निषिद्धाज चरित्र नामक संस्कृत महाकाव्य जो नल और दमयंती की कथा का वर्णन करता है, किसने लिखा था? तो दोस्तों इसे लिखा था बाना ने। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिकल डांस फॉर्म कथकली ओरिजिनेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली किस भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केरला में ये हुई थी। नेक्स्ट है 163, द फिलोसफर संत रामानुजा एसोसिएटेड विद द विशिष्टाद्वैत philosophy lived during the rule of which dynasty? विशिष्ट द्वैत क्या है? द फिलोसफर संत रामानुजा एसोसिएटेड विद द
त्रिवेता फिलोसफी लिव्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? विशिष्ट द्वैत दर्शन से जुड़े संत दार्शनिक रामानुज किस वंश के शासनकाल में रहते थे? द फिलोसफर सेंट रामानुज एसोसिएटेड विद द विशिष्ट द्वैत फिलोसफी लिव्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? मतलब कि दोस्तों विशिष्ट द्वैत दर्शन से जुड़े संत दार्शनिक रामानुज किस वंश के शासन काल में रहते थे? तो ये था चोला शासन काल में ये रहते थे। नेक्स्ट है द लिंगायत सेक्ट फाउंडेड बाय बासवा एम्फेसिस्ड डिवोशन टू विच डीटी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 द दिलवारा टेम्पल्स नॉन फॉर देयर एक्सक्विस्ट मार्बल carvings are located in which present day state of India? दिलवाड़ा मंदिर जो अपनी उत्कृष्ट संगमरमर क्या है? द दिलवाड़ा टेम्पल्स नॉन फॉर देयर एक्सक्विस्ट मार्बल कार्विंग्स आर लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया? दिलवाड़ा मंदिर जो अपनी उत्कृष्ट संगमरमर की नकाशी के लिए प्रसिद्ध है, वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका दोस्तों राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट खाजुराहो नॉन फॉर देयर इंट्रिगेट एरोटिक स्कल्पचर्स वाज पैट्रोनाइज्ड बाय विच डायनेस्टी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चंडेला। 166 है कि खजुराहो के मंदिर का समूह जो अपनी जटिल मूर्ति कला के लिए जाना जाता है किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका चंडेला राज्यकाल में इसे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 पंच सिद्धांता नामक प्रसिद्ध खगोलीय ग्रंथ किसने लिखा था? हु रोट द फेमस एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटिस पंचस्विदिका ड्यूरिंग दिस पीरियड? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 द इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर सेकेंड नॉन फॉर हिज वर्क लीलावती बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स? भारतीय गणितज्ञ भास्कर टू जो अपनी कृति लीलावती के लिए प्रसिद्ध है वे किस गणितज्ञ परंपरा से संबंधित थे? तो ये था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए केरला स्कूल से। नेक्स्ट है 169 द परमार डायनेस्टी नॉन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड लिटरेचर हैड इट्स कैपिटल एट ग्वालियर? 170 है आपका द राष्ट्रकूट dynasty was particularly known for its strong influence in the Deccan region which present day state was part of their empire? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश विशेष रूप से दक्कन क्षेत्र में अपने मजबूत प्रभाव के लिए जाना जाता था। उनके साम्राज्य का हिस्सा कौन सा वर्तमान भारतीय राज्य था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 171 है which archaeological source provides insights into the Harappan civilization and its urban planning? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका मोहन जोदड़ो। क्या है आपका ये? Which archaeological source provides insights into the Harappan civilization and its urban planning? कौन सा पुरातात्विक स्रोत हड़प्पा सभ्यता और उसकी शहरी योजना की जानकारी प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए मोहन जोदड़ो। 172 है द डिस्कवरी ऑफ द अशोका पिलर्स एंड इंस्क्रिप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ विच आर्कोमोलॉजिकल सोर्स? अशोक स्तंभों और उनके अभिलेखों की खोज किस प्रकार के पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों आपका मॉन्यूमेंट्स का। 173 है which type of archaeological source includes tools, poetry and their artifacts used by ancient civilization? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका आर्टिफैक्ट्स। क्वेश्चन क्या है? which types of archaeological source मतलब कि दोस्तों कौन सा पुरातात्विक स्रोत प्राचीन सभ्यताओं द्वारा उपयोग किए गए औजारों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं को शामिल करता है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिफैक्ट्स ऑप्शन नंबर सी। 124 है आपका प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट अर्थशास्त्र इज अ लिटरेसी सोर्स ऑन? मतलब कि
वही प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो ये है आपका इकोनॉमिक एंड स्टेट क्राफ्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 125 है द संस्कृत एपिक महाभारत इज एन इंपॉर्टेंट लिटरेसी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो संस्कृत महाकाव्य महाभारत किस काल को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वैदिक पीरियड के लिए। ऑप्शन नंबर सी। 176 है विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड इट्स एट्रीब्यूटेड टू चाणक्य। दोस्तों कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ राज्य संचालन और सैन्य रणनीति पर मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसे चाणक्य द्वारा लिखा गया माना जाता है? तो ये है आपका दोस्तों अर्थशास्त्र। वो ये विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड इट्स एट्रीब्यूटेड टू चाणक्य। मतलब कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ राज्य संचालन और सैन्य रणनीति पर मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसे चाणक्य द्वारा लिखा गया माना जाता है? विच एंशिएंट, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अर्थशास्त्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 176 है द ग्रीक ambassador who visited the court of Chandragupta Maurya and wrote about it in his work Indika was। वह यूनानी राजदूत जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया और इंडिका नामक पुस्तक लिखी कौन था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर बी मेगास्थीन्स। 128 है द चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड एंड रोट अबाउट इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन वाज। वह चीनी यात्रा जिसने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया और इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में लिखा, वह कौन था? तो यह था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए फैक्सियन। 129 है विच फॉरेन ट्रैवलर रोट अबाउट द maritime activities and trade in India during the medieval period। किसी विदेशी यात्रा ने भारत में समुद्री गतिविधियों और व्यापार के बारे में लिखा था। Which foreign traveler wrote about the maritime activities and trade in India during the medieval period। किस विदेशी यात्री ने भारत में समुद्री गतिविधियों और व्यापार के बारे में लिखा था? तो ये लिखा था आपके निकोलो डी कॉन्टी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 180 है द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद आर एग्जांपल्स ऑफ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद किसके उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है दोस्तों हिंदी स्क्रिप्चुअर्स का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 80 the traditional system of knowledge passed down orally through generation in ancient India are known as। तो सही उत्तर होगा दोस्तों श्रुतिस। क्या है? the traditional system of knowledge passed down orally through generation in ancient India are known as, मतलब कि दोस्तों प्राचीन भारत में मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पारित परंपराएं ज्ञान प्रणालियों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों श्रुतिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 182 है द completion of laws and codes that were followed in ancient India such as the Manusmriti are known as। दोस्तों प्राचीन भारत में कानूनों और संहिताओं के संकलन जैसे कि मनुस्मृति, यह है दोस्तों मनुस्मृति को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी स्मृति में रखा जाता है। 183 है द हाथी गुफ इंस्क्रिप्शन फाउंड इन ओडिशा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीगन ऑफ विच किंग। ओडिशा में पाई गई हाथी गुफा अभिलेख किस राजा के शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है? द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, मतलब हाथी गुफा या फिर आप गुफ भी पढ़ सकते हैं, अंडरस्टूड है, हिंदी में हाथी गुफा लिखा जाता है। द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन फाउंड इन ओडिशा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीगन ऑफ विच किंग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों खारवेला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन।
184 है द इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली एट्रीब्यूटेड टू किंग चंद्र इज प्राइमरली कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज। तो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी। 84 क्या है, दिल्ली के लोह स्तंभ पर अंकित अभिलेख जिसे राजा चंद्र के नाम से जाना जाता है मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। 185 पे विच सोर्स प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय राजा राम मोहन रॉय ड्यूरिंग द 90th सेंचुरी। राजा राम मोहन राय द्वारा 19वीं शताब्दी में शुरू किए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों का विवरण कौन सा स्रोत में प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मो समाज लिटरेचर में। 186 है द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज क्रिएटेड टू। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, आर.टी. बनर्जी। क्या है कि द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड टू आर.टी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आर.डी. बनर्जी को। 187 है विच एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई। वह प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जो पाई के मान के लिए प्रसिद्ध है वे कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके आर्यभट्ट। 188 है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू इंडिया ड्यूरिंग विच पीरियड। यात्रा वृतांत द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो ने भारत के किस काल के बारे में जानकारी प्रदान की थी? तो ये था आपका मेडिवल इंडिया के बारे में। 189 है द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया एंड फोकसेस ऑन बैलेंसिंग द बॉडीज एनर्जी इज नोन एज। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद। क्या है कि वह स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई और शरीर की ऊर्जा संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती है वह कहलाती है आपका आयुर्वेद। 190 है आपका विच एंशिएंट इंडिया स्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट नाउन स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड एंड वाज यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्य एम्पायर। मतलब कि दोस्तों वह कौन सी प्राचीन भारतीय लिपि जिसे दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लिपियों में से एक माना जाता है मौर्य साम्राज्य के समय उपयोग में थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी। 190 है द रॉक कट caves of अजंता एंड एलोरा प्राइमरीली शोकेस विच फॉर्म ऑफ आर्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, पेंटिंग। क्या है क्वेश्चन कि अजंता और एलोरा की गुफाएं मुख्य रूप से किस कला रूप को प्रदर्शित करती है? तो इसको ये करती है दोस्तों पेंटिंग को। 192 है आपका द फेमस संस्कृत प्ले द फेमस संस्कृत प्ले मृच्छकटिक और द लिटिल क्ले काट इज एट्रीब्यूटेड टू। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, सूत्रका। क्या है क्वेश्चन? द फेमस संस्कृत प्ले मृच्छकटिक और द लिटिल क्ले काट इज एट्रीब्यूटेड टू, ऑप्शन नंबर सी, सूत्रका। सूत्रका मतलब सूत्रका पढ़ सकते हैं इसको, सूत्रका, SUDRAK, सूत्रका। है कि मतलब प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृच्छकटिक या द लिटिल क्ले काट किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था सूत्रका के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है 193 द चाइनीज बुद्धिस्ट monk who traveled extensively in India during the 7th century and wrote detailed accounts for his journey। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ज़ुआंग। क्या है कि वह चीनी बौद्ध भिक्षु जिसने 7वीं शताब्दी में भारत की व्यापक यात्रा की और अपनी यात्राओं का विस्तार विवरण लिखा, वह कौन था? यह था आपका ज़ुआंग, ऑप्शन नंबर बी। 194 है द कॉम्पिलेशन ऑफ हाइमन्स एंड वर्सेस नॉन एज द तिरुकुरल इज एट्रीब्यूटेड टू। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थिरुवालुवर। क्या है कि भक्ति ग्रंथ
तिरुकुरल की रचना किसने की थी? या किए था आपका दोस्तों थिरुवल्लुवार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, द डिस्कवरी ऑफ द फेमस इंडस वैली सील depicting a unicorn like figure was made at the archaeological site of, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। 196 है द नेम झारखंड इज derived from which two words, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका झार एंड खंड, इसका ऑप्शन नंबर 197 द रीजन ऑफ झारखंड वाज हिस्टोरिकल नाउन एज, झारखंड का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो यह था आपका छोटा नागपुर। 198 है विच एंशियंट डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द नागवंशी रूलर्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में नागवंशी शासकों से संबंधित कौन सा प्राचीन राजवंश था? तो ये था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी गंगा राजवंश। 199 है द रीजन ऑफ झारखंड हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज व्हिच ट्राइब इज नोन फॉर इट्स मार्शल आर्ट्स एंड आर्चरी स्किल, तो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मुंडा। क्या है कि झारखंड क्षेत्र की आदिवासी परंपरा बहुत समृद्ध है, कौन सा जनजातीय समूह अपनी युद्ध कला और तीरंदाजी कौशल के लिए जाना जाता है? तो मुंडा समुदाय के लोग, मुंडा कम्युनिटीज के लोग। 200 क्वेश्चन है द झारखंड मूवमेंट प्राइमरीली एम्ड एट, झारखंड आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? या था आपका सेपरेट स्टेट हुड करना। तो ये था दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को, जो कि आपके झारखंड से रिलेटेड होने वाले हैं। और आपको पता होगा कि झारखंड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं, क्योंकि आप झारखंड में पढ़ रहे हैं और आपको झारखंड के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो अच्छी बात नहीं ना। तो इसके बाद के वीडियोस में हम लोग देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 201 से क्वेश्चन नंबर 250 तक। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों ज्यादा है क्योंकि हम आपके सभी टॉपिक्स को कवर किए हैं, क्योंकि हम आपको बस अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और यदि टाइम मिला तो हम सारे जो टॉपिक है उसका एक सब्जेक्टिव ओवरव्यू देंगे, मतलब हिस्ट्री जैसा, ताकि आप कहानी को रिलेट कर पाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप एक रटने जैसा हो जाएगा। लेकिन कोई ना, इसे हम लोग कंप्लीट करने के बाद सारे जो टॉपिक है ना आपके, उसका एक सब्जेक्टिव टाइप में हम लोग भी देखेंगे कहानी जैसा, कि क्या था क्या नहीं था। तो ये तो हम लोग निकाले आपके नोट से, निकाले हम लोग एमसीक्यूज, जो आपके यूनिवर्सिटी पूछती है एमसीक्यूज, इसलिए यदि सब्जेक्टिव पूछी तो हम आप लोग को और भी बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव करवाते हैं। थोड़ा इसमें लगता है ना कि हम लोग एक रटने जैसा रट रहे हैं, लेकिन हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चनों को मेंशन किया, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को मेंशन किया है, लगभग मतलब 500 से 600 तक। तो इतना, इससे बाहर क्वेश्चन आने की बहुत कम उम्मीद है। तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे के वीडियोस को। आप इसके कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमारे धनबाद में सेकंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे हम फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।